साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आरएस मेंस की तैयारी में जो फोर्थ पेपर है आपका लैंग्वेज का पेपर है। और ये लैंग्वेज में एक ऐसे और पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश में बहुत मायने रखते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे और पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं। आजकल स्थितियाँ ये बन गई है कि जो निबंध की तैयारी करते हैं, निबंध लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं, वो एक रटा रटाई बातें लिख देते हैं। वो ये नहीं जानते कि हमें इंट्रो कैसे देना है, वो ये नहीं जानते कि हमें कंक्लूजन कैसे देना है, वो ये नहीं जानते कि इस निबंध के की पॉइंट्स क्या हैं, इस की पॉइंट्स के क्या क्यों कैसे या मिडल पार्ट्स में किन किन आयामों से बात करनी है, इसके पक्ष विपक्ष क्या है, इसके जो आयाम है हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौगोलिक आयाम क्या है, उन सब के बारे में वो नहीं जानते। बेसिकली निबंध क्या होता है, यदि कोई आपसे पूछे, निबंध का मतलब होता है कि आपका जो लिखने की कला है वो लिखने की कला ऐसी हो कि आप पाठक को बांध सके, अपने शब्दों के माध्यम से टू द पॉइंट्स रहते हुए, आप निष्पक्ष रहते हुए, वस्तुनिष्ठता के साथ, सारगर्भितता के साथ में आप उसको पढ़ाते, मतलब वो पढ़ता ही जाए, रुके नहीं बिल्कुल कहीं भी, वो निबंध होता है। लेकिन आजकल स्थिति क्या होती है कि जो छात्र होते हैं वो एक ढर्रे पे वो करते हैं। एक निबंध की जो कला है वो काफ़ी जटिल कला मानी जाती है। ये ऐसे नहीं होता कि आप सोचते होंगे कि कोई ऐसे ही पढ़कर निबंध लिख के आ गया उसको नंबर मिल गए। निबंध लिखने के लिए मेहनत चाहिए होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि निबंध हो, चाहे लेटर हो, चाहे पल्लवन हो, सब में एक कला, विशेष कला का इस्तेमाल किया जाता है। और विशेष कला अभ्यास से विकसित होती है। और हम अभ्यास करना नहीं चाहते, हमें अभ्यास को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम कामकाज कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कतें हो सकती है। कारण क्या होता है कि हमारे साथ एक बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि बस अपनी मर्जी से लिख दिया, एग्जामिनर नंबर दे देगा। क्योंकि ये भाषा का एग्जाम्स, तो भाषा के एग्जाम्स में हमें क्या करना है, भाषा के एग्जाम्स में हमें दो तीन चीज़ों की बात करनी है। पहली बात तो यह कि आपकी भाषा पर पकड़ हो, भाषा पर पकड़ हो और भाषा अभिव्यक्ति हो, भाषा पर पकड़। दूसरा हमारी भाषा अभिव्यक्ति, भाषा अभिव्यक्ति हो, और आप जो लिख रहे हैं वो प्रासंगिक हो, संक्षिप्त हो एवं सारगर्भित हो। ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं ये चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यों चीज़ें ज़रूरी है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो ऐसे नंबर ले आऊँगा, ऐसे नंबर नहीं आते। ये कोई जनरल नॉलेज का एग्जाम्स नहीं है, ये जीएस का एग्जाम नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि जनरल स्टडी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जनरल स्टडीज नहीं है। और क्यों दिया गया है ये बात यदि आपने समझा तो आपको लग जाएगा कि ये लैंग्वेज का एग्जाम्स है और लैंग्वेज में हम जानना चाहते हैं कि आपकी एक्सप्रेशन पावर क्या है। तो बेसिकली मैंने ये निबंध के बारे में लिखा है कि ये विचारों का संग्रह है और उनकी उदाहरणों से पुष्टि एक ही स्थान पर की जाती है। उदाहरणों से पुष्टि एक ही स्थान पर की जाती है। निबंध लेखन में लेखक क्या करता है कि किसी भी विषय के जो सोशो इकोनॉमिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक, सभी विषय पर अपने मस्तिष्क में जितने भी विचार उसके छिपे हुए हैं उसको स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, वो टीप टाप के रट रटा के निबंध नहीं लिखता, उसके विचारों को वो डेवलप करता है, रफ पेज में लिखता है पहले सभी आयामों को। आप सोचते हैं कि मैं तो लिख दूंगा ऐसे डायरेक्ट, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, रफली कामकाज किया जाता है। मैं जब मेंस लिखते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि पहले रफ वर्क कीजिए। उस रफ वर्क से क्या आएगी, रफ वर्क से ये चीजें आएंगी, एक रिलेवेंस होगा, एक संक्षिप्तता होगी, सारगर्भितता होगी, और साथ में आप क्रमबद्धता भी बनाए रखोगे। क्रमबद्धता, है ना, और व्यवस्थितता। क्रमबद्धता और सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता, और व्यवस्थितता को बोलते हैं सिस्टमेटिक। व्यवस्थितता बनाए रखोगे।
ये चीजें जब तक नहीं आती तो लेखन में दक्षता नहीं आती। लेखन में जो जान आती है ना, वो इन्हीं वजह से आती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कैसे हमें लिखना है। तो ये चीज़ें हमको देखना है। जैसे हम यूपीएससी की बात करें, मैं यूपीएससी और आरपीएससी दोनों को मिलाकर साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि यूपीएससी में भी आप निबंध बहुत अच्छा लिख सकें। कि निबंध के पाठ्यक्रम में सीधा सीधा लिखत स्पष्ट निर्देश है। यहाँ तो क्या है, आप आरएस का पाठ्यक्रम देखते हो, तो आरएस के पाठ्यक्रम में तो यह है, भाषा पर पकड़ हो, भाषा अभिव्यक्ति उसकी सटीक हो, संक्षिप्त हो, प्रासंगिक हो और सारगर्भित हो। ये बात तो आपके लिखी हुई है। विश्लेषणात्मक क्षमता हो, ये बात आपके सिलेबस में लिखी हुई है, आरएस के सिलेबस में। और मेंस का जो सिलेबस है उसमें लिख रखा है कि परीक्षक जो होता है, एग्जामिनर, उम्मीदवार की विषय वस्तु पर पकड़ ध्यान रखेगा। उसने कितना जबरदस्त तरीके से विषय वस्तु को पकड़ रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक से बाहर चला गया हो, है ना। दूसरा उन्होंने बताया गया है कि विचारों में संक्षिप्तता। जो विचार है, विचार तो बहुत सारे होते हैं, विचारों को आप संक्षिप्त ढंग से, कंसाइज दृष्टि से। और तीसरा, युक्ति संगत व प्रभावी रूप से प्रस्तुति, मतलब रेशनलाइजेशन और इफेक्टिव रूप से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको बेहतर अंक प्रदान करेगा। क्लियर कट लिख रखा है। तो निबंध का मतलब ये होता है। अब निबंध का मतलब ये होता है, तो हमें विषय वस्तु पर पकड़ बनानी है। सबसे पहले तो विषय वस्तु पर पकड़ कैसे बनाएं? विषय वस्तु पर पकड़ ये बनाना है कि विषय का अर्थ स्पष्ट हो और उस विषय से जुड़े हुए जो विभिन्न विषयों पर समझ हो उसे। जैसे उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष हों, उसके सभी आयाम हो, उसकी पकड़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आया, पर्यावरण प्रदूषण पे आप निबंध लिख रहे हैं, तो विषय वस्तु का मतलब ये है कि आपको प्रदूषण, दो की पॉइंट्स है इसमें, एक तो प्रदूषण है और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण है। अब प्रदूषण के कई रूप है जिनसे मिलकर पर्यावरण प्रदूषण बनता है। तो पर्यावरण प्रदूषण बनता है तो इसके सभी आयाम आपके पास में हो। तो इसमें हमने बता रखा है कि प्रदूषण के तो प्रकार हो गए। पहले तो हम जानेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, और प्रदूषण से सोशो इकोनॉमिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। देखिए यही तो है। या पक्ष या विपक्ष में, जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण में पक्ष विपक्ष तो बनता ही नहीं है, गलत तो गलत ही है वो, तो इसमें पक्ष विपक्ष नहीं बनेगा। या क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ में। यहाँ यदि हम बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, किस तरीके से है, कैसे कैसे इसको डेवलप, कैसे ये डेवलप हुआ, ये सभी आयामों से, WH से हम शुरू करेंगे। या तो आप डायमेंशन से शुरू कर लीजिए, है ना, या आप आपके एस्पेक्ट से शुरू कर लीजिए, प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं, या फिर आप क्या कर लीजिए, WH से शुरू कर लीजिए। इतने आयामों से सोचना पड़ेगा निबंध की प्रकृति को देखते हुए, तभी आप विषय वस्तु के साथ में पकड़ रख पाओगे। नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हो और आप पहुंच गए ग्लोबल वार्मिंग पे, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हो आप पहुंच गए क्लाइमेट चेंज पे, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हो आप पहुंच गए मरुस्थलीकरण पे, वनोन्मूलन पे पहुंच गए। आप समझ रहे हैं बातों को। प्रदूषण बताना है हमें, ये चीजें नहीं बता। नहीं जी, आपने ही तो कहा था कि सभी आयामों से लिखना है। तो मैंने तो ये कहा था कि विषय वस्तु के साथ जुड़ाव रख कर रखना है। तो समझे कि नहीं समझे आप? कि पहली बात तो यह है कि आप लिख रहे हैं तो ये चीजें, आप कहोगे कि साहब हमारे तो 300 शब्दों का ही आता है, निबंध 300 शब्दों का ही आता है, तो हम कैसे रखेंगे? तो 300 के अनुसार रखिए, बल्कि आपके लिए तो फायदा है, कंटेंट्स कम देने पड़ रहे हैं। वहां तो आईएएस में आप जाते हो तो 1000 शब्द में लिखना पड़ता है। 1000 शब्द, 1000 शब्द का मतलब हुआ आगे पीछे से 5 पेज, 1 2 3 4 5, तो 10 पेज हो गए। आगे पीछे से 10 पेज, 5 पृष्ठ हो गए पूरे, है ना, 5 आगे पीछे से 5 हो गया। तो ये 10 लिखना है, और यहाँ लिखना है 2 पेज या 2.5 पेज, या मुश्किल से 2.5 पेज लिखने हैं, या 10 पृष्ठ लिखने हैं आपको, और यहाँ 2.5 पृष्ठ लिखने हैं, मुश्किल से 2.5, या 2 में भी कर दोगे तो पर्याप्त है। अब दोनों में भी कर दोगे तो कैसे करोगे? दूसरा, प्रासंगिकता, रिलीवांस होना चाहिए। जो भी आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विषय वस्तु से जुड़े होने चाहिए, टॉपिक से जुड़े होने चाहिए।
यदि टॉपिक से बाहर भटक गए तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। उसका फोकस ये है कि पर्यावरण प्रदूषण है तो नंबर किस तरीके से हमें बढ़ाने हैं। दूसरा हम बात करें कि क्रिएटिव मैनर्स होना चाहिए आपका, रचनात्मक तरीका। मतलब रचनात्मक का मतलब यह है कि कट कॉपी पेस्ट वाला निबंध नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपका होना चाहिए, जब वो पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि यार वास्तव में इसने खुद ने मेहनत करके लिखा। मैंने निबंध लिखे थे जब आईएएस की तैयारी करते वक्त, निबंध लिखे थे मैंने, तो वो हैं कुछ आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से निबंध लिखे हैं जो मेरे ही बनाए हुए हैं। इनको आप जरूर देखना कि उसमें लगेगा कि ये कहीं से कट कॉपी नहीं किया हुआ है, ये खुद के हैं, और खुद के हैं तो इनको नंबर मिलने चाहिए, उनको ही मिलते हैं। तो हम बात करें इसमें रचनात्मकता में क्या होता है, इसमें भावात्मक या सृजनात्मक पक्ष को फोकस किया जाता है, क्रिएटिव को। इसमें जो अतिवादी दृष्टिकोण है, रेडिकल अप्रोच है, उससे बचना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि आप रेडिकल अप्रोच लेकर चले गए इसमें। दूसरा, इसमें सकारात्मक रवैया हो, पॉजिटिव होना चाहिए। जो ऐसे राइटिंग है आपकी पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखिएगा। इसमें नेगेटिव पक्ष लिखना भी जरूरी हो तो साथ में उसमें पॉजिटिविटी भी बताएं। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण प्रदूषण के नेगेटिव इफेक्ट्स लिख रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे तो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे तो आपको पॉजिटिविटी बताने की जरूरत नहीं है, सुझाव देने हैं इसका प्रदूषण के समाधान के लिए। ये चीज आपकी होनी चाहिए। और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। ऐसा नहीं है तो आपने तो माहौल ऐसा खराब कर दिया हो लिखने में कि यदि ये पर्यावरण प्रदूषण को नहीं बचाया गया तो शीघ्र ही हम सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसी चीजें मत कहिए। आप कहिए कि आपको बचाना जरूरी है, तभी तो हम सहज और सरल ढंग से रह पाएंगे, स्वच्छ संस्कृति का पोषण कर पाएंगे। ये ऐसी पॉजिटिविटी के साथ में आपका निबंध होना चाहिए। संक्षिप्तता होना चाहिए, अत्याधिक और अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। घुमा फिराकर एक ही विचार को बार बार लिखने का प्रयास न करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दुराव होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में दुराव होता है, और दुराव से बचना है। यदि आपने एक ही तथ्य का बार बार रिवीजन कर दिया, दुराव कर दिया, तो आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। तीसरा है आपके युक्ति संगत तरीका। इसमें क्या होता है, आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि से। आगमनात्मक विधि तो क्या होता है, उदाहरण दे रहे हैं आप, मान लीजिए 3-4 उदाहरण दे दिए एक जैसे, और फिर आप एक लाइन में लास्ट में क्या कर दिया आपने, कंक्लूजन दे दिया। मतलब सिद्धांत गढ़ दिया, या सिद्धांत आपने गढ़ा है तो उसकी पुष्टि करके उदाहरण आपने दे दिए। तो ऐसी विधि अपनानी चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि रैशनल तरीके से ये लिख रहा है। या तो कुछ आधारों से अपने मत को प्रकट करे, आधार दें, या क्या करे, स्वीकृत तथ्यों के आधार पर उदाहरणों को प्रस्तुत करें। यही बताया मैंने, आगमनात्मक निगमनात्मक विधि यही होती है। मुहावरे, लोकोक्ति, अच्छे विचार, विद्वानों के आदर्श वाक्य, कविता की पंक्तियां आदि से जोड़े, लेकिन उनमें क्रमबद्धता और तारतम्यता अवश्य होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिक्वेंस होना बहुत जरूरी है उसमें। एक दूसरे से जुड़ाव, अटैचमेंट होना जरूरी है। यदि अटैचमेंट नहीं हुआ ना, आप कितने भी उदाहरण दे दो, कितने भी दृष्टांत दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे, यदि आपने जुड़ाव पैदा नहीं किया। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि सीक्वेंस का ध्यान रखना है, और सीक्वेंस का और अटैचमेंट का ध्यान रखना है कि कहीं एक पैरे से दूसरे पैरे में जुड़ाव ही नहीं और आपने पैरा बदल दिया। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो यूपीएससी कह रही है, यूपीएससी के पॉइंट्स हैं जिन पे लिखना। निबंध लिखने की विधियां क्या होती है, आप लोग निबंध को हम 3 भागों में बांटते हैं, और आप झंडे गाड़ने की बात करते हो, वो केवल मिडल पार्ट्स में झंडे गाड़ते हो और उससे कहते हो कि जी मैं तो बहुत अच्छा कामकाज करके आया हूँ। इस पे कोई नंबर नहीं देता। नंबर मिलते हैं आपको इंट्रो से और कंक्लूजन से। मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है, पहला भाग तो होता है इसका प्रस्तावना का, पहला भाग होता है प्रस्तावना का, है ना। इसको बोलते हैं इंट्रो, इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। और दूसरा, तीसरा भाग क्या होता है इसका, निष्कर्ष का या उपसंहार का, कहते हैं ना उपसंहार, निष्कर्ष या उपसंहार। पढ़ा होगा आपने छोटी कक्षाओं में, है ना। ये होता है। और मध्य भाग क्या होता है इसका, ये मध्य भाग आपका मुख्य टॉपिक, टॉपिक से जुड़ा होता है, टॉपिक से जुड़ा हो, ये होता है। लोग मिडल पार्ट्स पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन
जो फर्स्ट पार्ट है और एक अंतिम पार्ट है, इस पे मेहनत नहीं करते। यदि आपका ये बहुत प्रभावी है, प्रस्तावना बहुत अच्छी है, आपकी इंट्रो बहुत अच्छी है, तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। और आपने जो अंतिम में जो वाक्य है वो आपके निबंध से जुड़ा होना चाहिए, टॉपिक से जुड़ा होना चाहिए जिस पे आप निबंध लिख रहे हैं। और मध्य भाग में आपने, मैंने बता ही दिया क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, WH शब्दों से शुरुआत कर दीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उसको रत्न में बनाना पड़ेगा कि ऐतिहासिक आयाम है मान लो किसी निबंध के, उस ऐतिहासिक में 3-4 उदाहरण लिखिए, उसमें दृष्टांत हो तो दृष्टांत लिखिए, केवल लिख दीजिए रफली, फिर आप लिखते जाइए उसको, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। टाइम आपका कंज्यूम करने वाली बात तो है, लेकिन नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप सोचते हो क्यों साहब टाइम बर्बाद कर रहे हो हमारा? टाइम तो बर्बाद तो वैसे भी हो रहा है, 3 घंटे आप दे आए और आपका नहीं हो पाया तो टाइम बर्बाद ही है, फिर सालों का टाइम बर्बाद हो जाता है। या 3 घंटे में आपका, 1 घंटे यदि आप रफ वर्क में कर लेते हो तो 2 घंटे में 2,000 शब्द ही तो लिखने हैं आपको। यूपीएससी में तो हमें रफ वर्क करने के बाद भी 3,000 शब्द लिखते थे। यूपीएससी में जो पेपर होता है वो मुश्किल से 3,000 से 4,000 शब्द लिखने होते हैं, उसमें 150 शब्द और 250 शब्द के होते हैं वहाँ पे। तो हम 20 प्रश्नों को भी पूरा अटेम्प्ट करते थे, लेकिन लिखते हम 2 घंटे ही थे। 1 घंटा तो हमारा रफ वर्क चलता था, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो मान के चलो कि हमारा रफ वर्क चलता था। और निबंध के पेपर में तो हम 1.5 घंटे रफ वर्क करते थे, मात्र 1.5 घंटे लिखते थे, क्योंकि खेल ही रफ वर्क का है। ऐसे तो पूरा रफ वर्क है, यदि आपने रफ वर्क नहीं किया ना तो निबंध में आपको नंबर नहीं देगा कोई भी। और कह लीजिए, आप सोचते हो कि अरे क्या फर्क पड़ता है, 10-12 नंबर तो वैसे ही दे देता है। बहुत फर्क पड़ता है। ये जो लोगों के आधे आधे नंबर बढ़ते हैं ना, वो निबंध से बढ़ते हैं आगे चल के। क्या होता है, कभी कभार एग्जामिनर दोबारा दोबारा गणना कर देता है उनकी। जैसे मान लीजिए निबंध आपने बहुत अच्छा लिखा, उसमें 14 नंबर 15 नंबर दे दिए, सीमा इससे ज्यादा है ही नहीं उसके 20 में से। आपके जो पिछले पेपर से उसमें कह देंगे इसको बढ़ा दो, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर बढ़ा दो, तो वापस एक एक नंबर, आधा आधा नंबर बढ़ा दे, तब जाकर नंबर आते हैं। इन चीज़ों को भी समझिए। और आपने बहुत अच्छी लेटर राइटिंग, ड्राफ्ट राइटिंग, एलाबोरेशन जो हम बता रहे थे उसका कोडिंग किया है, मेहनत करके किया है। वो रफ वर्क करना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल तय कर लीजिए कि मुझे 50 नंबर का पोर्शन और 20 नंबर का पोर्शन, 70 नंबर का पोर्शन ग्रामर का है, इसमें मैं 40 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, 40 मिनट से ज़्यादा। और 2 घंटा 10 मिनट हमारे पास रहते हैं तो 10 मिनट को छोड़ दीजिए उसको, 2 घंटा हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे होना चाहिए। अब 2 घंटे में आप को मेरे हिसाब से दोनों को बराबर देना है, 1 घंटा इंग्लिश को देना है और 1 घंटा आपको हिंदी को देना है। 10 मिनट तो छोड़िए लास्ट के, क्योंकि वो छोड़ेंगे तभी तो आप एक बार रिवाइज करेंगे ना, उसको पढ़ेंगे। कहीं आपने में, पर, का, की, कोमा, बिंदु लगाना भूल गए हैं तो एक बार लगा सकें, गो थ्रू हो जाए। जब घंटी बजे 5 मिनट की, तब आपका गो थ्रू होना है, पूरा का पूरा लैंग्वेज का पेपर पढ़ना है आपको एक बार, ताकि एक्सप्रेशंस में कहीं ऐसा तो नहीं है कि गला घोंट दिया हो एक्सप्रेशन का आपने, तो वो चीज़ों को आप कर सकें। दूसरा जो मैंने बताया है कि 1 घंटा आपका एक्सप्रेशन हिंदी में और 1 घंटा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में भी 70 नंबर का मटेरियल है, अंग्रेजी में 60 नंबर का मटेरियल है। 130 में से 65+ अंक आसानी से आप ला सकते हो, 70 अंक यहाँ ला सकते हो। तो जब 70 अंक आप यहाँ ला सकते हो, तो वो जो 70 नंबर का पोर्शन है आपका, 50 और 20 70 का, तो वहाँ भी आप 60 नंबर ला सकते हो। तो 70 और 60 130 बनते हैं। 60 नहीं तो 55 तो ला ही सकते हो, 55 तो आसानी से ला सकते हो। 40 नंबर तो आपने हिंदी में ले आए, 15 नंबर आप इंग्लिश में ले आए, तो 55 हुए कि नहीं हुए? ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आपके हो गई। तो इसमें हम बात करें कि प्रस्तावना के माध्यम से क्या किया जाता है। आप कहेंगे कि सब प्रियम्बल कैसे लिखा जाता है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। एग्जामिनर, मैंने आपसे कई माध्यमों से भी बताया है। एक माध्यम से ये बताया कि आप जब उत्तर लिखते हैं जीएस में भी, उन उत्तरों में भी एग्जामिनर पूरा उत्तर नहीं पढ़ता, इस बात को समझ लीजिए।
वो पूरा उत्तर तो केवल हम पढ़ते हैं, आपकी कॉपी जांच करते हैं तब। एग्जामिनर केवल शॉर्ट इंट्रो पढ़ता है, वहाँ तो शॉर्ट इंट्रो चाहिए वहाँ, है ना। क्योंकि शॉर्ट इंट्रो इसलिए चाहिए क्योंकि सीधे प्रश्न में जो बातें पूछी जा रही है वो एक या दो लाइन में आपने बता दिया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये आगे मिडल पार्ट्स में ये बातें बताएगा, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना, इसको पता है। तीसरा, एक जो पुछल्ला शब्द है आपका, की पॉइंट्स तो क्या हो गए, शॉर्ट इंट्रो हो गए। और आपके पुछल्ला शब्द है जो आपने पीछे लिख रखा है, विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए, उससे कंक्लूजन से पता लगा लेगा। लास्ट में आपने कंक्लूजन दिया है, उससे देख लेगा कि जिसने शॉर्ट इंट्रो दिया है क्या कंक्लूजन भी उसी प्रकार से है कि नहीं है। तो बस दो चीजें देखेगा और दो चीज से वो तय कर लेगा कि इसको मुझे 5 में से 3 देने हैं, 3.5 देने हैं, कि या 1 नंबर देना है। अगला कुछ नहीं देखता हो। वो निशान तो जबरदस्ती लगाते हैं कि भाई मैंने कॉपी चेक किया है, समझे। इस बात को भी समझ लीजिए, ये लेखन कला है जो एक प्रशासक को आनी चाहिए। तभी तो कहता हूँ वैक्यूम है बहुत तगड़ा, इस सेक्टर में सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा वैक्यूम है, और इस वैक्यूम को यदि आप भर सकते हो तो भर दीजिए। तभी तो हम एक गुमान था हमें कि हम आईएएस बनेंगे, और हमारे जैसे व्यक्ति यदि आईएएस नहीं बने तो कौन बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमसे बेटर कोई लिख ही नहीं सकता। तो लिख ही नहीं सकता तो अ, हमें ही बनना चाहिए, क्योंकि हम पैदा ही सिविल सर्विसेज के लिए हुए हैं। इस बात को समझिए। तो आपको वो चीज़ें, मेरी जो भावनाएं है ना, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जो हम नहीं कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सीख लेंगे ना आप। आपके पास दिसंबर है पूरा और जनवरी है पूरा, 2 महीने हैं आपके पास में आज से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 101% बैठ सकता है आपके पास अभी भी। 1.5 महीने का टाइम है पूरा का पूरा, यूं समझिए। 45 दिन में यदि आप सोचेंगे ना, केवल सोचेंगे, तो भी हो जाएगा। सोचने के बाद में आप रफ वर्क बनाएंगे घर बैठ के, तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं, मुझे आप अपनी मर्जी से दो दो लेटर, 2 कार्यालय पत्र दे दीजिए, 2 आपके अर्थशास्त्र के पत्र दे दीजिए, इस तरीके से 8 प्रकार के पत्रों का 16 पत्र मुझे दे दीजिए आप, है ना। दूसरा, पल्लवन, 2 पल्लवन लिख के ले आइए, ईमानदारी से मेहनत करके, आप सोचते हैं ना। और इंग्लिश में भी ले आइए, उसको आप इंग्लिश में भी 2 2 कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं है। जो आपने किया है ना हिंदी में, उसी का ही अंग्रेजी कर देना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा मैं आपकी। जो हिंदी के पोर्शन है उसी का ही अंग्रेजी में अपने शब्दों में बिल्कुल अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में, रफ वर्क के साथ में कर दीजिए। और मुझे बताइए, आपका रफ वर्क भी बताइए मुझे कि साहब मैंने ये रफ वर्क किया है। क्योंकि मैं रफ वर्क को देख के प्रसन्न होऊंगा, आपके जो प्रेजेंटेशन को देख के मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। क्योंकि उसी से पता लगेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ किस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बिठा पाए। सोचना पड़ेगा ना। आप जैसे मान लीजिए, मैंने एक उदाहरण से दिया, आपने सतत विकास या समावेशी विकास पे आप निबंध लिख रहे हैं, या मानव विकास में निबंध लिख रहे हैं, तो मानव विकास पे सोचिए कि मानव विकास होता क्या है, मानव विकास क्या है, क्यों आवश्यक है, कहाँ आवश्यक है, कब आवश्यक हो जाता है, कैसे आवश्यक होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। इस तरीके से सोचिए। मानव विकास का फिर दूसरा आयाम देख लीजिए। मानव विकास का सोशल आयाम क्या है, इकोनॉमिक आयाम क्या है, रिलीजियस आयाम क्या है, कल्चरल आयाम क्या है, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मानव विकास क्या है ना। इनके बारे में बता दिया। तथ्य नहीं चाहिए इसमें। आप सोचते हो कि निबंध में तथ्य चाहिए, निबंध में कोई फैक्ट्स नहीं चाहिए, कोई रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। आप तो यूं कहिएगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक संस्था है जो मानव विकास पर सालाना
रिपोर्ट जारी करती है जिसमें इन 3 मानकों पर फोकस किया गया है, जिसके अव्वल रैंक में स्कैंडिनेवियन देश आते हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों को तो मध्यम स्तर का सूचकांक प्राप्त हुआ है। ये मत कहिए कि 2023 में हमारी भयावह हो गई, 2022 में इतनी अच्छी थी। ये कोई नहीं पूछेगा, ये निबंध के मुद्दे ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बातों को? हमें कोई यूएनडीपी नहीं बताना, हमें कोई एचडीआई के मानक है 10 इंडिकेटर्स वहाँ नहीं बताना, हमें एचडीआई रिपोर्ट 2023 में क्या हुआ है ये नहीं बताना। हमें तो बताना पिछले 10 सालों में एचडीआई हमारा यथावत रहा है। तो इन चीजों की बात करनी है हमें। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास के पैमाने ये हैं। फिर मानव विकास के अलावा फिर इसका वो दे दीजिए, नहीं मानव विकास ही जरूरी नहीं है, जब तक सतत और समावेशी विकास नहीं होगा तो उस देश की, उस समाज की प्रगति हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे शब्दों को डेवलप कीजिए। बिल्कुल सरल शब्द, एक 5वीं क्लास का बच्चा यदि आपकी कॉपी जांच करे तो आपको वो अंक दे सके। ऐसी लेखनी होनी चाहिए आपकी, वो समझ सके कि आपने क्या लिखा है। हाँ, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंट्रो बनेगा आपका, मैं बताऊंगा इंट्रो कैसे बना मानव विकास का। यदि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे इंट्रो बनाना चाहते हैं तो इसको इंट्रो बनाइए, कि शुरुआत नहीं करना है कि मनुष्य प्रारंभ में ये था, ये था, ये था, ये था, और इस तरीके से बलवती होते होते आज एक ऐसे विकास में पहुंच गया है जिसमें उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, जिसे अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने मानव विकास की संज्ञा दिया। लास्ट में मानव विकास बोलना है, इससे पहले मानव विकास की बात ही नहीं करनी। मानव की बात करनी है, मानव विकास की बात नहीं करनी। तो आपका इंट्रो होगा वो, आप डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, मानव विकास वह है जो मनुष्य का विकास करता है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े हुए आयाम आते हैं। अरे भाई, इतना भी मैंने नहीं कहा कि आप शॉर्ट इंट्रो लिख दो, निबंध लिखवा रहे हैं हम। अरे अभी तो पढ़ेगा वो, नहीं तो क्यों पढ़ेगा वो आपका निबंध? निबंध का मतलब ही होता है बांधना। ऐसे का मतलब तो एसेंस, सार। ऐसा बांधो जो सार हो, जो लगे आपका मौलिक हो। मौलिक रचना होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिव होना चाहिए, जो लगे कि आपका ये है, आज से पहले मैंने पढ़ाई नहीं है, तो नंबर देगा वो। और आप रटने में लगे हुए हो। रट्टाफिकेशन चल रहा है ना हमारा तो। क्यों चल रहा है भाई? लैंग्वेज में कौन सा रट्टाफिकेशन चलता है? लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई रट्टा रट्टा वट्टा नहीं चलता। रट्टा लगाना हो तो जनरल स्टडीज में लगाइए, यहाँ मत लगाइए। यहाँ नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको रट्टा के। गलत फहमियों में जी रहे हो तो जीते रहो। बाकी मैं 120 की गारंटी ले सकता हूँ, 120, 110 और 120 यदि मेरे अनुसार चलते हो तो मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। 120 प्लस आते हैं आपका भाग्य है, आपके कर्म है जो करें। 110 से कम आते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। यदि मेरे अनुसार आप लिख के आते हो और 110 से कम नंबर आते हैं तो जिम्मेदार मैं रहूंगा कि नहीं जी, मैंने तो गलत आपको राय दे दी, जो 110 से कम हो गए। वो भी मैं आपकी आरटीआई से कॉपी मंगवाऊंगा, तब जाके तय करूंगा कि मेरे अनुसार लिखा कि नहीं लिखा। बाकी मुझे पता है कि 110 से कम नंबर नहीं आ सकते आपके, 110 से प्लस ही होंगे, 120 भी हो सकते हैं, 130, 140, वो आपका मैटर है। दोनों की बात बता रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश के। तो हमें क्या करना है इसमें, प्रस्तावना के माध्यम से पाठक में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। बोलो, पाठक में जिज्ञासा। आप कह रहे हो साहब सस्पेंस बना रहे हो, बिल्कुल सस्पेंस है तभी तो पढ़ेगा वो, नहीं तो क्यों पढ़ेगा? मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ आपका जो लिखते हैं। वही ढर रहा, वही जनरल स्टडी में पढ़ाया था मैंने इनको, वही टेप के आ गए, तो मैं क्यों पढ़ूँ इसको? मैं तो निबंध दिया था, मैंने कोई जनरल स्टडी का क्वेश्चंस थोड़ी दिया था आपको। निष्कर्ष में पाठक को संदेश दिया जाना चाहिए, उसको मैसेज दीजिए। यदि हम नहीं सुधरे, मतलब चेतावनी हो गई ना, आगाह कर दिया आपने, तो वो स्थितियां भयावह हो जाएगी, तो हमें सुधरना होगा। ये बातें आपको लिखनी है। दूसरा, हमें कि विषय वस्तु के विस्तार के लिए क्रमिकता बनाए रखनी है। ऐसे नहीं आप उसको पल्लवन किए जा रहे हो, उसमें एलाबोरेट किए जा रहे हो,
और आप में क्रमबद्धता ही नहीं है। निबंध की भूमिका और निष्कर्ष में संविधान की प्रस्तावना, ध्यान रखिएगा, और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करे ताकि प्रभावशालीता आ सके, वस्तुनिष्ठता आ सके। ये चीजें क्या होती है, वस्तुनिष्ठता लाती है। निबंध क्या होता है, विषयनिष्ठ है ना। कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है, हम उस निबंध के प्रति इतने भावावेश में हो जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि वस्तुनिष्ठता नहीं आएगी, एग्जामिनर ऐसे ही नंबर काट देगा आपको। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा है कि भूमिका के बारे में हम बात करें सबसे पहले, कि भूमिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल या इंट्रो आपका कैसा होना चाहिए, इसको देखने का। भूमिका का उद्देश्य हमने बता ही दिया कि प्रस्तावना लगभग 10-12 वाक्य में हो। यहाँ तो मैंने ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका होना चाहिए 7-8 वाक्य तो आपके प्रस्तावना के हो ही, ये प्रस्तावना के हो 7-8 वाक्य होने चाहिए। 10-12 नहीं, 7-8 तो कम से कम होने ही चाहिए। तो 7-8 का मतलब हो गया कि आप 7-8 लाइन लिख दिया तो एक अच्छा सा पैरा बने वो। और यहाँ कोई टॉपिक पॉइंट वाइंट्स नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग पॉइंट्स बना देते हैं जी, ये प्रस्तावना है, ये सामाजिक पक्ष है, ये आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये केवल और केवल प्राइमरी स्कूल्स में लिखा जाता था। इवन सेकेंडरी स्कूल में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रस्तावना, निष्कर्ष, उपसंहार ऐसे लिखते थे ना, ये सेकेंडरी स्कूल में भी नहीं चलता। ये केवल 8वीं क्लास तक चलता था, इसके बाद नहीं चला। ये तो बच्चों को बताया जाता था कैसे होता है ना। प्रस्तावना कैसे लिखी जा सकती है, ये जो हम प्रस्तावना लिखते हैं तो आप तुलना कर सकते हो, दो दो व्यवस्थाओं की, दो आयामों से तुलना करके लिख सकते हो। कि जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर निबंध लिख रहे हो, तो आपको कहना चाहिए एक देश भारत है जिसकी आर्थिक वृद्धि 7-8% की गति से, तीव्रता से बढ़ रही है। तो दूसरे देश अमेरिका है ना, है ना। 7-8% नहीं लिखना, दहाई के अंक तक वृद्धि कर रही है। जबकि दूसरी ओर अमेरिका है जो इकाई में भी शुरुआती अंकों तक की वृद्धि कर रहा है। लेकिन भारत के आर्थिक विकास में असमानताएं हैं। वहां अमेरिका का आर्थिक विकास में समावेशी विकास और सतत विकास की अवधारणाएं गड़ी हुई है। जहां भारत ने अपने संसाधनों का संपूर्ण पूर्ण उपयोग कर लिया है और दोहन कर चुका है, वहीं अमेरिका अभी अपने संसाधनों को दोहन करने में लगा है, फिर भी वो दूसरे देशों पर निर्भर करता है ना। ऐसी बातें हमें लिखनी है। ये नहीं लिखना कि सब शैल ऑयल पा गया था जी, वहां उन्होंने ये कर दिया, ऐसी बातें मानने के लिए तुलनात्मक रूप हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे लिखना है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, ये तथ्यात्मक रूप सबसे बेकार माना जाता है ना। तुलनात्मक रूप दे दिया आपने पहला तो। दूसरा आपने दे दिया पृष्ठभूमि के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड्स आपने दे दिया। ये बैकग्राउंड्स क्या होगा आपका, ऐतिहासिक हो सकता है, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। जैसे हम मानव विकास की बात कर रहे थे, आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स की बात कर रहे थे, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स दे दिए। तीसरा आपने किसी घटना का या दृश्य का या सूक्ति का आपने प्रयोग कर लिया। लोग सूक्ति का प्रयोग करते हैं, सूक्ति का प्रयोग करते हैं कि मतलब एक कोई शायरी, शेरो शायरी से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दोहे से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, इस तरीके से करते हैं। ये भी काफी आकर्षक लगती है, आकर्षक लगते हैं। जो भी आपका निबंध आया उसमें सूक्ति, घटना आपने बता दी, आपने कहानियां गढ़ दी, आपने कोई दृश्य बता दिया कि वह भयावह दृश्य था। जैसे मान लीजिए वह काली अंधेरी शाह रात थी, हाँ, जब मैं किसी जंगल से गुजर रहा था, है ना, तभी मेरे सामने एक शेर आया, है ना। ऐसे भयावह दृश्य बताए है ना। हाँ, कल कल बहता पानी, छन छन कर, हाँ, बहत, हम्म, बहती हवाओं सा था वो, है ना। तो बहती हवाएं और ये सारी चीजें आपको डरा रही थी। लेकिन मेरे मन ने कहा कि मनुष्य तू डर मत, हाँ, निडर रहे, भय
भय यदि तेरे मन में रहेगा तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं साथियों कि भय एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कायर बना देती है, व्यक्ति को ये कर देती है, वो कर देती है। तो एक निबंध था कायरता पे, है ना, या भयाकुल व्यक्ति की स्थिति पे निबंध आया, तो आपने लास्ट में भय पे फोकस कर दिया, पहले कहानी गढ़ी आपने। तो ऐसी स्थितियां हैं। कोई कहते हैं कि साहब किताबें का महत्व कितना है, या आप कहें कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है। तो ऐसी एक कहानी गढ़ी है कि दो मित्र थे, हम दो मित्र थे, एक पढ़ाई करता रहता था और मैं घूमता फिरता रहता था, है ना, ऐसे बात करिए। फिर कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि किसी मोटिवेटर या अभिप्रेरक व्यक्ति की मैंने बात सुनी, और मैं किताबों में एक दो किताबें उसके कहने से लेकर आया, और मैं किताबों में रमता गया। तो आज मैं बहुत अच्छा वो हो गया, मेरा जीवन बड़ा वो हो गया। तो इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा उनको, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और जो आप कहते हो ना डायरेक्ट क्या करते हो, सबसे गंदी प्रस्तावना किसकी मानी जाती है, स्पष्टीकरण के द्वारा। आप स्पष्टीकरण से दे रहे हो, है ना, तथ्यात्मक रूप से दे रहे हो, है ना, है ना, तो ये सबसे बेकार वो मानी जाती है। और तुलनात्मक रूप से भी बेकार मानी जाती है यदि करते हो तो। ये ऐसी चीजें आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो तुलनात्मक रूप भी दे रहे हो आपको, तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए उसमें। तो ये बातें हो गई, आपने ये कर दी। तो इस रूप में दीजिए ना प्रस्तावना, पृष्ठभूमि के रूप में बैकग्राउंड्स दे दीजिए, घटना दे दीजिए, कोई दृश्य का वर्णन कर दीजिए, सूक्ति के रूप में दे दीजिए। तो इंट्रैक्ट मतलब अट्रैक्टिव बनेगा, वो आकर्षक करेगा आपको। और आप बड़े वर्ग से जोड़कर भूमिका लिख सकते हो, है ना, विपरीत परिस्थितियों का वर्णन कर शुरुआत कर सकते हो। आप मान लीजिए किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे निबंध लिखना चाहते हैं, है ना, लेकिन उस पर विपरीत बातों से स्टार्ट कीजिए, और फिर उसका लास्ट का वाक्य पॉजिटिव हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने निबंध लिखा था कि 2017 में जब आया, तो उसमें हिंदी के पेपर में था कि आर्थिक विकास क्या बोलते हैं, मुद क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन किया था, डीमोनेटाइजेशन किया था, विमुद्रीकरण से लाभ पर निबंध था 2017 में। अब विमुद्रीकरण से लाभ पे निबंध था, तो मैं बैक में लेके गया उसको। बैक में क्या हुआ कि विपरीत दिशा में ले गया, विपरीत दिशा में पृष्ठभूमि में भी विपरीत हालात बता दिए मैंने। मध्यकाल में भारत में एक पागल बादशाह के नाम से एक सुल्तान हुआ करता था, जिसने अ, कई ऐसे बदलाव किए जिससे उसे सनकी कहा जा सकता है। विमुद्रीकरण भी उसमें से एक था, जिसमें हाथों हाथ नोटों को बदल दिया गया। और उस वक्त ऐसी स्थितियां हुई कि लोगों ने फर्जी मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया, और उससे क्या हुआ कि मुद्रा का जो चलन है वो इतना सर्कुलेशन हुआ कि वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति डावाडोल हो गई। लेकिन आज जो भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया गया है, वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी कि मुद्रा जाली मुद्रा को रोका जा सके। और आज की जो मुद्राकरण है, सरकार का जो उद्देश्य है कि भाई हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो टेरर फंडिंग दी जाती है उसके लिए हमने किया है, काले धन पर रोक लगाई है, पैरेलल इकोनॉमी को खत्म किया है। तो ये उद्देश्य वाकई में सार्थक हुए हैं, जिन पर हमें गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर दूसरे पैरे पे आ गए, विमुद्रीकरण के लाभ की बात कर रहे थे ना वो। तो हमने पहले उसमें गया तो एग्जाम, ये क्या लिख रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, यूपीएससी में जा रहा, बताए सरकार यूपीएससी लिख रहा है और सरकार की बुराई और कर रहा है। बताओ आपको लायक करेगी वो, लाइक करेगी नहीं करेगी ना यूपीएससी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप सरकार के विपरीत बात कर रहे थे 5-7 पैरों में। जो बाद में देखा कि यार ये तो वाकई में बादशाहों इसने लाभों के तो पुलिंदे बांध दिए। तो आपका पूरा निबंध पढ़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं इसको ये सरकार की बुराई करे इसको झट निपटा दूं मैं यहाँ। नंबर नहीं, नंबर देगा वो मेरे, 300 में से 298 नंबर थे। पर नंबर जुड़ते नहीं है हिंदी में, जुड़ते नहीं है। 298, 300 में से, और सॉरी 198, 198, 298 नहीं, 198। अच्छा आप वो सोचे 198, 198 नंबर, तो 198 कम नहीं होते 300 में से। ये चीज हो गई।
तो कोई प्रश्न उठाकर या किसी घटना का वर्णन करके प्रस्तावना लिखी जाती है। तो प्रस्तावना के रूप है आपके, सबसे पहला तो सूक्ति रूप में लोग क्या करते हैं कि इसमें स्लोगन्स याद करते हैं, दोहे याद करते हैं, है ना। दूसरा आपका दृश्य के रूप में, आप कोई घटना का वर्णन कीजिए, पृष्ठभूमि बताइए, घटना बताइए, ये चार चीजें के आधार पर निबंध लिखिए। ये सबसे लास्ट में पार ही नहीं पड़े तो उसकी परिभाषा दे दीजिए जो आप देते ही हो। सबसे गंदा निबंध माना जाता है ये। और सीधे विषय प्रवेश के रूप में आ जाए जी ये होता है, तो आपको नंबर नहीं देगा, लेकिन 20 में से 5 या 7 नंबर तो दे ही देगा वो एग्जामिनर। तो 5-7 भी आ जाए तो बुरा थोड़ी है उस आदमी के लिए, उसका तो वैसे भी नहीं होना। तो ये चीजें हैं। अब तो आप देखिए प्रस्तावना क्या होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए आपकी, है ना, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मैंने यही तो बोला है। और प्रभाव उत्पादन को इफेक्टिव होनी चाहिए। अब मैंने दे रखा है इसमें किस किस पे क्या क्या बात करनी है, कौन सी सूक्ति आपके लिए कहाँ काम आएगी। हाँ सब कुछ दे रखा है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है। और प्रस्तावना की भाषा फड़फड़ाती हुई सजी हो, फड़फड़ाती हो, लिविंग हो वो, उसको लगे कि यार ये मेरे आसपास ही घूम रहा है, उसकी जो लगना चाहिए, है ना। और जिसमें भावात्मक पुटो पॉजिटिविटी हो उसमें, है ना, एग्जिस्टेंस दिखाई दे उसका, तो प्रस्तावना है, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं। हाँ जीवंत तो हो वो, जैसे हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है ना, वैसा होना चाहिए। अब मिडल पार्ट की बात करें हम, तो ये मिडल पार्ट क्या है, ये मिडल पार्ट विषय की वस्तु है, विषय वस्तु है, जिसमें सभी आयामों से बात करनी है। इसके आयाम मैंने बताए हैं। जैसे मान लीजिए आप एस्पेक्ट्स बताने जा रहे हैं, तो एस्पेक्ट्स बताने जा रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कोई निबंध हम लिखें तो उसका जब हम रफ ड्राफ्ट बनाएं, रफ वर्क करें, तो हमारा पहला एस्पेक्ट्स होना चाहिए कि यार ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड से बन चुक, आपने पृष्ठभूमि के रूप में तैयार किया तो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड हो गया पहला टॉपिक। दूसरा हमारा राजनीतिक हो गया, भौगोलिक लोकेशन आपने बता दी दूसरे पैरे में। तीसरे में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बता दिया। चौथे में आपने सोशल बता दिया। पांचों में इकोनॉमिक बता दिया। छठे में रिलीजियस बता दिया। सातों में कल्चरल बता दिया। आठ में साइंटिफिक बता दिए। 8 पैरे तो यही हो गए आपके, 8 पैरे तो यही हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो आपका निबंध पूरा होगा। आपने निबंध का मतलब होता है सभी आयामों से उत्तर देना, कोई भी आयाम छूट न पाए, वो होता है निबंध। आपने एक भी पक्ष छोड़ दिया ना तो समझो कि आपने निबंध की कमी कर दी, निबंध में कमी रह गई है। अब दूसरा करिए, दूसरा आप देखते हो कि निबंध इस एस्पेक्ट्स का नहीं है, इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। आप क्या सोचेंगे, इसके गुणात्मक पक्ष क्या है, इसके मात्रात्मक पक्ष क्या है, उसका बताइए कि साहब इसके गुणात्मक पक्ष तो ये है, इससे देश के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाएगी, है ना। मानव विकास के बारे में बात करें तो इसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएगा, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और मात्रात्मक क्या होगा, देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगेगा। तो ये मात्रात्मक हुआ। इसके फिर आप कहें कि भाई निबंध डिबेटेबल है। निबंध क्या है, डिबेटेबल है। डिबेटेबल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें वाद विवाद की संभावनाएं अधिक रहती हो। आपसे आ गए क्या आरक्षण उचित है, तो डिबेटेबल है। तो डिबेटेबल है तो हाँ जी, पहले तो कहिए कि हाँ जी उचित है, फिर कहेंगे नहीं जी उचित नहीं है, फिर आप निष्कर्ष दीजिए क्या उचित है क्या नहीं है। निष्कर्ष आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। वो भी देखता है, निष्कर्ष भी तो देखता है। अब आरक्षण, क्या आरक्षण उचित है, मान लीजिए ये निबंध आ गया, तो उचितता की बात हो रही है ना, अनुचित की बात नहीं हो रही, तो उचितता की बात हो रही है। तो आपका जो इंट्रो बने वो किस प्रकार से बनेगा, आपका इंट्रो बनेगा कि हमारे समाज में प्राचीन काल से ही, बैकग्राउंड्स में बनाए हम तो, प्राचीन काल से ही दलितों, आदिवासियों, वंचितों के साथ में भेदभाव होता आया है। उनका ये नहीं किया, उनका ये नहीं किया, उनके साथ ये होता था, वो होता था, वो होता था। आपने सारी कहानियां गढ़ दी, और एक दो कहानियां भी गढ़ दी कि उस समय की बात याद है कि ये चीजें अभी हाल ही में एक घटना भी हुई जिसमें ये चीजें हुई। तो क्या इन वंचितों को, फिर लिखें क्या इन वंचितों को, आदिवासियों को, दलितों को, दमितों का के लिए न्याय गढ़ा जा सकता है, क्या इनके लिए सामाजिक न्याय का विकास किया जा सकता है। हाँ इसी के लिए ही भारतीय संविधान में दमितों, दलितों, वंचितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बोलो, ये इंट्रो होनी चाहिए, तब नंबर देगा वो।
फिर पढ़ेगा ही नहीं वो। तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, कैनवास बनाना, हिटलर, हिटलर जैसा चित्रकार बनना है हमें तो, पेंटिंग वैसी होनी चाहिए हिटलर की पेंटिंग। हिटलर बहुत बड़ा पेंटर था, पता है आपको? हिटलर जैसी पेंटिंग करनी है जीवन में, कैनवास के जो रंग हैं हिटलर जैसे होने चाहिए, ये चीजें हैं, तब जाके काम करो। तो ये आपके हो गए। अब सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, इसका दूसरा एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल आयाम्स क्या हैं इसके, आपके इसके प्रैक्टिकल आयाम क्या है, आप इसके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या है इसकी, और इसकी नैरो अप्रोच क्या है, ये आपको बतानी पड़ेगी। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अप्रोच के बारे में बताना पड़ेगा। आपको इसके पर्सनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके कलेक्टिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके पब्लिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये हमने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे उसमें। आपको साधन साध्य पे बल देना पड़ेगा, आपको कर्तव्यों पे बल देना पड़ेगा, आपके प्रस्तावना के आदर्शों लक्ष्यों पे बल देना पड़ेगा कि भाई ये प्रस्तावना, आपको जब लगे ना कि मैं किसी पक्ष की ओर जा रहा हूं, जब आपको महसूस हो कि मैं, वस्तुनिष्ठता मेरी नहीं रही, मैं विषयनिष्ठ हो रहा हूं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मूल अधिकारों को याद कर लीजिए, आप मूल कर्तव्यों की कोई लाइन गढ़ दीजिए, आप प्रस्तावना के लक्ष्य और आदर्शों को लिख दीजिए, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि मैं वस्तुनिष्ठ हो गया हूं। तो मैंने जैसे मैं सोचता हूं वैसे सोचिए ना। हम्म, बिल्कुल। दो हारने सबसे आसान यही है। एक गुणात्मक में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन से, देखो निबंध क्या है, आपने जो पढ़ाई की है ना आपने अभी तक, ये भाषा क्या बताती है कि आपने जो भी जनरल स्टडी पढ़ी है, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी है, आपने जो भी जीवन के अनुभव लिए हैं, क्या वास्तव में वो अनुभव को आप सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से गढ़ सकते हो कि नहीं गढ़ सकते, ये निबंध है। आपने यदि सभी आयामों को जाना ही नहीं तो इसका मतलब आपने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। हिस्ट्री में तो वो पढ़ा है कि युद्ध कब हुआ है, इसकी राजधानी क्या रही, किसने किसको मार दिया, ये हिस्ट्री थोड़ी है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि आप उसके सारे आयामों से चिंतन करते हो, आप उसके सोर्सेस से लेकर भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक सभी एस्पेक्ट्स में आपने तैयारी की हो। आपने यदि किसी विषय को पढ़ा है तो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को जानते कि नहीं जानते। क्वालिटी में क्या पढ़ते, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में क्वालिटी कैसे डेवलप होती है। क्या हम क्वांटिटी पे फोकस करते रहे कि हमारे देश की इकोनॉमी 14,14,469 करोड़ है? ये नहीं है। आपको लिखना है कि हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी अब लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है, जिससे राजस्थान विजन के माध्यम से 2.5 गुना वृद्धि करनी है 2030 तक। इसी के आधार पर 2.5 गुना वृद्धि तभी होगी जब हम सोशो इकोनॉमिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में एक समावेशी विकास कर पाएंगे। वहाँ ये नहीं लिखना कि भारत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने ये बातें कही है। हाँ, ऐसा नहीं लिखना है हमें। समझे कि नहीं समझे? यदि आप तथ्यों पे जाइए तो आप जाइए, जीएस में जाइए, ये निबंध है, ये सिखाता है, ये सिखाता है, ये निबंध का एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ये सिखाता है कितने सीखे हो, आपने गुणा कितना है। पढ़े तो सभी हैं। हमारी माता जी कहती है कि भाई पढ़ना और लिखना एक अलग मैटर है, गुणा है कि नहीं है। तो हमारे बारे में कहती है कि भाई पढ़ियो लिखियो भी है, थोड़ा बहुत गुणियो भी है ना। बाकी तो लोग ऐसे टाइम पास करते हैं, है ना? ये बात है, किसी के बारे में बड़ाई नहीं करती, लेकिन हमारे बारे में कर देती है कभी कभार। क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कब है, इनके बारे में देखना है हमें। ये तो बता ही दिया हमने। आपको क्या करना है, क्या रखना है, अनुसरण, महती आवश्यकता, समन्वयवादिता, आशावादी, नैतिक उत्तरदायित्व की भावना, व्यक्तिगत हित के साथ सार्वजनिक हित, ये बता ही दिया हमने। कानून का शासन, ऐसे शब्द यूज करने हैं
है ना, जन सहभागिता, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राष्ट्र की बलि न चढ़ाने वाले विचार, ऐसे विचारों को देना है आपको। लगे कि यार वाकई में कुछ है निबंध में, जान है निबंध में। अब किसी भी परीक्षार्थी को मुख्य भाग लिखते समय पैरों में क्या बदलाव करना होता है, ये बेसिकली पैरे बनाएंगे आपने। जैसे मान लीजिए पहला पैरा आपने इंट्रो का बना लिया, ये आपका इंट्रो का पैरा बना। हमने कहा ना 5-6 वाक्य में लिख लीजिए, ये 5-6 वाक्य में आपने ये पैरा बना लिया है ना। अब दूसरा पैरा आपने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ किया, ये यहाँ, यहाँ ऐसे बनाना है हमें, बिल्कुल ऐसे बनाना है। तो ऐसे बना रहे हैं तो हमें क्या करना है कि तारतम्यता हो। आपको क्या करना है, जब एक पैरे से दूसरे पैरे में हम जाएंगे ना मिडल पार्ट में, उसमें तारतम्यता नहीं बैठ पाएगी। अब तारतम्यता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है जो पहले वाले पैरे से लिंक हो सके। क्योंकि हमारी लैंग्वेज इतनी प्रखर तो हुई है ही नहीं जो अपने आप ही दूसरा पैरा बन जाए। ये अंतिम, या तो अंतिम लाइन ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे पैरे को मजबूर कर दे, या कुछ ऐसे कनेक्टिव्स का यूज कीजिए आप, संयोजक वाक्यों का या संयोजक वाक्यांशों का, जो आपको प्रभावी बना दे, पैरे से अटैच कर दे। तो संयोजक वाक्य कौन से हैं पैरे में? देखिए, आप मान लो आप किसी एक भाग का उल्लेख कर रहे हैं, मान लीजिए सामाजिक आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण का आपने उल्लेख कर दिया पहले पैरे में, सोशल एस्पेक्ट्स में। तो आपने लिखेंगे पहला प्रश्न यह है कि, अपने प्रश्नों के माध्यम से वो किया कि आप 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं और 3 प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे पहला प्रश्न यह है कि सर्वश्रेष्ठता की कसौटियां क्या होगी। आप सर्वश्रेष्ठता पर निबंध लिखना चाहते हैं कि भाई सुपीरियर कौन होता है, कि मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, इस पर निबंध लिखना है। मान लो आपने इंट्रो बना दिया, तड़कता भड़कता लिविंग, है ना, आपने बनाया। लिविंग बनाने के बाद में अब आएगा कि भाई सर्वश्रेष्ठता की कसौटियां क्या हैं। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमारे समक्ष चुनौती है कि सर्वश्रेष्ठता क्या है। इसके लिए 3 प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं, बस खत्म। पहला प्रश्न यह है कि आपने पैरा चेंज करके लिया, बताओ कनेक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहला प्रश्न यह है कि सर्वश्रेष्ठता की कसौटियां क्या होगी। अब फिर दूसरा क्या करना है, अब दूसरा जोड़ना है। आपने पहला प्रश्न बता दिया, इस प्रश्न से जुड़ा अगला प्रश्न यह है कि, इस प्रश्न से मतलब ऊपर इंट्रो पैरे में आपने बता दिया है कि फिर यही 2 प्रश्न काफी नहीं है, तीसरे पैरे में आप लिखेंगे कि इस बात को पूरा करने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठता के मानकों में ये बातें भी होनी चाहिए। बोलो, ये चीज हो गई। इस विश्लेषण से फिर बाद में क्या होगा, आपने चौथे पैरे में लिख दिया, आपने तीन पैरोज में विश्लेषण कर दिया। तो आप लिखेंगे इस विश्लेषण से सभी बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी है, किंतु एक दुविधा भी बाकी है। अब कौन सी दुविधा रह गई भाई, इतना अच्छा एनालिसिस किया तुमने, तो क्या दुविधा बाकी? वह दुविधा यह है कि, बताओ क्या दुविधा रह गई। अब आलोचना का पुट दे रहे हैं। अब दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें, 3 पैराज में हमने क्या किया कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दे दिए, प्रश्नों के माध्यम से क्लैरिफिकेशन दे दिया सर्वश्रेष्ठता का, लेकिन दुविधा और रह गई। अब दुविधा हमने बता दिया, अब दुविधा बता दिया, लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को टकराने के बाद हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कोई फैसला किया जा सके। अब निर्णय करोगे कि सर्वश्रेष्ठता क्या है। अभी भी नहीं, दोनों आयाम देख लिए हमने। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब ये आपका कंक्लूजन हो गया। हो गए 8-9 पैरा, हुए कि नहीं हुए? किंतु एक तरफा तरीके से मान लेना ही ठीक नहीं होगा। अब ये भी कह दिया निष्कर्ष दे रहे हो, लेकिन ये एक तरफा निष्कर्ष भी तो हो सकता है आपका कि सच इतना ही है। हर सच के कई पहलू होते हैं। अधूरे सच की बात करते हैं ना, अधूरे सच को पूर्ण सच मान लेते हैं, है ना। तो और इसके भी हैं। उदाहरण के लिए यह नहीं भूला जाना चाहिए कि, ये बात आपने लिख दिया, तो ये बातें आपकी बात होनी चाहिए। तो ऐसे निबंध लिखा जाता है और ऐसे तारतम्यता बिठाई जाती है। आप क्या सोचते, टाइम पास था निबंध है? अब ये बात हो गई। आपने मध्य भाग में क्या लिखा, आपने पक्ष में लिखा सोशो इकोनॉमिक, ये सारे आयाम लिख दिए। आप विपक्ष में चाहते हो कि अब यहाँ तो हमने इस आयामों से चर्चा कर ली,
अब विपक्ष में हम बताएंगे, क्योंकि विपक्ष में फिर इस आयाम से मत करो, दूसरा आयाम दो। आलोचना में क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, क्यों है ये चीजें आपने बता दी। फिर आपने क्या कर दिया, पक्ष में मान लीजिए एक संकीर्ण पक्ष लिखा, दूसरे में विस्तृत पक्ष लिख दिया, गुणात्मक, इस तरीके से हमने बांट दिया इस मिडल पार्ट्स को। इतने आयामों से आप मिडल पार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। अब आपका उपसंहार निष्कर्ष क्या होना चाहिए, हमने सूक्ति, ये दूसरा, ये अंतिम पार्ट है, ये काफी मायने रखता है, एग्जामिनर लास्ट में इसको देखेगा, मिडल पार्ट्स को नहीं देखेगा। मिडल पार्ट्स तो आपका क्या है, केवल साज सज्जा के लिए, उसको लगे कि यार वाकई में बहुत अच्छा काम किया है इसने, तो वो क्या करेगा, चार प्रकार के हो सकते हैं। आप समाधान मूलक निष्कर्ष लिख सकते हो, समाधान करने की, तो कोई समस्या थी उसका समाधान दीजिए, तो समाधान मूलक हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप समस्यात्मक निबंध में लिखोगे ये। और यदि अमूर्त विषय आया है, अमूर्त विषय, जैसे मन एक कोरा कागज है, ये अमूर्त है, अब अमूर्त है तो उसको सार दीजिए, निचोड़ दीजिए, लास्ट में आपको निचोड़ देना पड़ेगा। अमूर्त में तो ये आया। चुनौतीपूर्ण में आया भयावह समस्या, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज एक भयावह समस्या है, तो क्लाइमेट चेंज भयावह समस्या, तो आप चुनौती, चैलेंज दीजिए। यदि हम अभी भी नहीं चेते तो स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। अतः देश ही नहीं पूरे विश्व के समुदायों को एकजुट होकर इस भयावह बीमारी, क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन के प्रति, मतलब एक सही अर्थों में एक रूप होकर इसको निपटने की कार्रवाइयों को के लिए कामकाज करना होगा, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, सभी देशों के जो अध्यक्ष भाग लेते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस तरीके से हमने लिखा। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से आपको बताना होगा उसमें, ये बातें आपने लिख ली। अब बिल्कुल सबको देखिए, बताइए क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा, आपके पास तथ्य सारे याद हैं, ये सब तो कैसे आएंगे, तथ्यों से ही तो आएंगे, लेकिन तथ्य लिखने नहीं है, लेकिन तथ्य लिखने नहीं है। ये नहीं है कि अभी आज ही 30 नवंबर 2023 को दुबई में COP 28 का आयोजन किया गया है, तो बस एकजुट हो जाइए साथियों, COP 28 में ही क्या करें, समस्या का समाधान कर दे। ये तो वही बात हो गई, 21 8 कुड़ी दा 48 वेट कुड़ी दा, वो हो गया है ना, ये चीजें हो गई है तो, है ना। हाँ हाँ, ये आशावादी दृष्टिकोण हो गए, आदर्शवादी दृष्टिकोण, भविष्य उन्मुखी, संदेश उन्मुखी, गागेगी या चाहिए में होने चाहिए, ऐसे निष्कर्ष, है ना। ये चीजें स्वयं को जोड़ते हुए लिख सकते हैं इसमें, खुद को भी, है ना। ऊपर की विषय वस्तु की व्यर्थ में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और नवीन मुद्दों पर भी चर्चा न करें, मुद्दे पर चर्चा कर दी तो समाधान नहीं हुआ, फिर उनका समाधान देने में लग जाएगा 2 3 पेज, इसलिए ध्यान ये रखना है। अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग, कुछ पता ही नहीं था क्या कर रहे थे अब, है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे फोकस करें, ये आपको क्या बनाएंगे, ये वस्तुनिष्ठता लाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दे, आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएं, 2 स्तरीय 3 स्तरीय रणनीतियों के बारे में बताएं। इसके लिए 3 रणनीतियां कारगर हो सकती है। इसके लिए द्विस्तरीय व्यवस्था अपनानी चाहिए, पहले स्तर में हमें ये करना होगा, दूसरे स्तर में हमें ये करना होगा, तभी इस विश्व समुदाय का कल्याण संभव हो सकेगा। बोलो, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन के बाद हो, एक सुखी समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना के बारे में हो, तो ये चीजें होना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये हमने लिए ना, रूपी सामाजिक राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम, ये निष्कर्ष हैं आपके, ऐसे निष्कर्ष के लिखना है। ऐसे हमें लिखना स्वैच्छिक संगठनों, अब तीसरा निष्कर्ष का प्रारूप है, पहला निष्कर्ष ये, दूसरा निष्कर्ष ये, स्वैच्छिक संगठनों, कौन है, वीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, और इसके निवारण के लिए आम जन की सहभागिता सुनिश्चित होगी, तभी हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। सभी लोगों की भागीदारी ले ली कि हमने ले ली। आज प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट का कंक्लूजन, कि हम केवल अधिकारों की मांग ही न करें बल्कि कर्तव्यों का पालन करें, तो भी इस देश के कल्याण किया जा सकता है, लोक कल्याण में,
समावेशी विकास किया जा सकता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। ये बातें हम लिखेंगे। केवल तार्किक आधार पर अपने विचारों को श्रेष्ठ सिद्ध करने और दूसरों को कोसने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। बोलो, हम सब अपनी उदासीनता को त्याग करके, ये चैलेंज दीजिए, हम कहाँ न्यूट्रल बने बैठे हैं, त्याग करके समन्वित और व्यवहारिक प्रयास करना होगा। मतलब कंक्लूडिव, वो मतलब इंक्लूसिव और प्रैक्टिकली, तभी सामाजिक राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति होगी और राष्ट्र की चौमुखी प्रगति हो सकेगी। बोलो, ऐसे नहीं कंक्लूजन लिखने हमें। राष्ट्र की चौमुखी प्रगति तभी संभव है जब हम सभी लोग मिलकर समन्वित प्रयास करें। तभी इस धरती पर क्या होगा कि वैदिक दर्शन के जो रूप है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की का आदर्श सिद्ध हो पाएगा, है ना। ये लिखेंगे, ये चीजें होते हैं। मूल्यविहीन भौतिक प्रगति का दुष्परिणाम यह हुआ, हमने वैल्यूलेस प्रगति की है ना, कि अर्थ व काम की प्राप्ति हेतु हम दो ही चीजों पे फोकस कर रहे हैं, कि समाज का एक बड़ा वर्ग नकारात्मक साधनों का प्रयोग कर रहा है और परिणाम स्वरूप विश्व में विलासितापूर्ण जीवन पर फोकस हो गया, नैतिक विहीनता बढ़ गई है। यदि हम समय पर नहीं चेतते तो हमारी भावी पीढ़ी और हमारे देश के संस्कार और संस्कृति को खो बैठेंगे। कहीं भी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल है, कहीं भी कर लो। हाँ, आपको तो एक लिखना है और गेम खेलना है, सीधा सा बात यह है, सब जगह। हाँ बिल्कुल। एक आपको है कि मान लो आपको जागृत करना है, लोगों को अवेयर करना है, तो लिखिए अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इस बात को आज पुनः याद करने की आवश्यकता है। बोले, बस कुछ नहीं बताना, वो समझ जाएगा, वो जानता है सब, बस आपको तो प्रासंगिकता बतानी है ना। इस प्रकार प्रस्तावना, उपसंहार, निबंध के प्राण होते हैं। दो चीजें ही तो निबंध के प्राण है, जान है, बाकी तो सब बेकार है, बेजान है। यही तो जान है, इसी के लिए तो वो करता है, और इसी के लिए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर चीज में ये जान है। तो ये चीज है, आप जो जीएस लिखते हो वो भी जान है इसी की, इंट्रो और कंक्लूजन है, तो वही आपसे पूछते हैं इन्हीं चीजों में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब कुछ है, यही जान है दिल का आसमान है। बिल्कुल। उपसंहार में निबंध का सारांश बताया जाए, है ना, सारांश बताया, यदि अमूर्त है तो निष्कर्ष बनाया जाए अथवा विषय का प्रभाव बनाया जाए। ध्यान रखें, उपसंहार लिखने में जितनी कुशलता, जितनी दक्षता से काम लिया जाएगा, उतना ही अधिक प्रभाव पाठक पर पड़ेगा। आपका पढ़ेगा तभी ना वो, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, नंबर दे देगा। नंबर तो लेना चाहते हो ना आप, यदि प्रस्तावना और कंक्लूजन कर लीजिए, सही ढंग से प्रेजेंटेशन दे दिए, तो आपके 12 नंबर तो मुझसे कभी ले लो आप, जब चाहे तब। इसको 15 करना है, तो 15 तो तब होंगे जब पूरा पढ़ जाए निबंध। यार मजा आ गया कॉपी में। इसके तो दो दो पाँच पाँच नंबर और बढ़ाते हैं, एक एक दो दो नंबर करके 5 नंबर और बढ़ाऊंगा, क्योंकि सब होता है। ये तो सब्जेक्टिव है, उसको भाग गया तो भाग गया यार, जिसको जो चीज़ भाजा है तो बताओ वो अच्छा बुरा क्या करेगा इसमें। ये चीज़ हो गई। तो परीक्षा में निबंध की अच्छी परफॉर्मेंस देनी हो तो साप्ताहिक निबंध लेखन का प्रयास करते रहे। वीक में एक बार निबंध लिखो, ताकि संक्षिप्तता आ सके, प्रभाविता आ सके और टॉपिक से जुड़े रहने की समझ विकसित हो सके, प्रासंगिकता आपकी डेवलप हो सके। निबंध लिखने की शर्तें हैं ये, निबंध के विचारों को प्रभाव में बांधिए, अभिव्यक्ति का ये प्रभाव होता है उसमें बांधिए। तकनीकी शब्दों का प्रयोग न करें, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था ना कि यूएनडीपी की रिपोर्ट्स, है ना, टेक्नोलॉजी की बातें मत लिखें। निबंध के अनुसार आपके विचार हो, रुचि हो, आपके विचार होने चाहिए उसमें, है ना। यदि विवादित हो तो संतुलन की जानकारी हो, बैलेंस का पता हो, बैलेंस कर सके, ऐसी बातें आप में होनी चाहिए। निबंध के विषय में कीवर्ड्स को समझकर लिखे, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लेख है, वो आर्टिकल है, वो निबंध नहीं है, आप समझिए ना। आप लेख और निबंध में अंतर तो जानिए, आप लेख में अंतर नहीं जानते, ये आर्टिकल है। निबंध आपका ऐसे है, निबंध क्या है, ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे सारांश है। आर्टिकल्स आपके, आर्टिकल्स में तथ्य होते हैं, निबंध में थोड़ी होते हैं तथ्य।
तो इन बातों को समझिए, आर्टिकल से लेकर निबंध लिख रहे हो, ये चीजें हो गई। अब निबंध के मुख्य भाग क्या है? आपके आइडिया, विचार होने चाहिए, आप में कोटेशंस होने चाहिए, पोएट्री लिख सकते हो आप, फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स, एग्जांपल, थॉट्स, ये लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए, कहीं इसी इसी को भर दे, है ना। थॉट्स तो उसके लिए चाहिए, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, है ना। इसी कहावत को चरितार्थ करती है उत्तराखंड की एक कहानी, एक दुर्दांत कहानी, जो सुरंग वाली है। जो व्यक्ति पिछले 15 दिनों में दिवाली उन्होंने सुरंग के भीतर मनाई, और कहते हैं कि जिनके मन में जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, तो वो पाताल में भी जी सकते हैं, और उन्होंने वही किया। और कहते हैं कि दोस्तों, यदि आपको जीना है तो जीना है तो सुख से जिए, टीम भावना से के साथ जिए। जो उन लोगों ने जो कहानियां बताई उसके आधार पे कह रहे हैं, वो कैसे खेलते थे, कूदते थे, जो भी मिलता था पी लेते थे, खा लेते थे, और आज वो एक नई जिंदगी जी रहे हैं, जो पता नहीं कल कैसी स्थितियां होती। इसलिए देखते रहिए, खेलते रहिए, और हमारा एथिक एजुटेक देखते रहिएगा। कल हम आपसे फिर वापस मिलेंगे और निबंध के बारे में जरूर बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।